श्लेष्मा आना, त्वचा में पसीना आना, ठीक है, यूरिन वाइट डिस्चार्ज, इस तरह के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर से एक्स्ट्रा जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसी को हम जो भी अनुपयुक्त है वो बाहर निकलता है, और अगर ये रुक जाए तो हमारे बॉडी के लिए अनुपयोगी होता है, और इससे हम विजातीय द्रव्य के नाम से जानते हैं। विजातीय द्रव्य क्या है, इसके बारे में लुई कुने, है ना, लुइस कुने एक जर्मन साइंटिस्ट है जो कि बहुत अच्छा हाइड्रोथेरेपी पे काम करते हैं, और फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है इनको। विजातीय द्रव्य बिल्कुल बेकार चीज है और इस शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ मनुष्य पर विजातीय द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर अपने आप ही विजातीय द्रव्य को फोड़ा, फुंसी, पसीना आदि के द्वारा बाहर निकालता रहता है। अच्छा, अभी जब कभी किसी के शरीर में विजातीय द्रव्य ज्यादा हो जाता है तो फीवर आ जाएगा, ठीक है, फिर लूज मोशन हो जाएगा, किसी को डायरिया हो जाएगा, किसी को कहीं फोड़े निकलने लग जाएंगे। तो अगर किसी को जैसे कहते 7 फोड़े निकले हैं, माता आ गई, ये सब टॉक्सिन्स इकट्ठा है, यानी इम्यूनिटी कम है। सीधा सा मैसेज है, इम्यूनिटी कम हो गई है तो जल्दी जल्दी इफेक्ट हो गए, तो शरीर उसमें भी आपके लिए मेहनत कर रहा है और किसी ना किसी तरीके से बाहर निकाल रहा है टॉक्सिन्स को। विजातीय द्रव्य, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो शरीर की जाति का नहीं है, विजातीय मतलब अपनी जाति का नहीं है, हाँ, तो इसीलिए उसको कह दिया गया फॉरेन मैटर, मतलब विदेश का है, जिसको हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, हमारे जैसा नहीं है, और उसको बाहर निकालना है जल्दी से जल्दी। शरीर के वे विकार या वस्तु जो स्वस्थ खून और मांस के साथ मिलकर स्वस्थ शरीर का भाग नहीं बन सकते, जो शरीर का पोषण नहीं दे सकते, उल्टे उनके विनाश या नुकसान का कारण बन सकते हैं, उसी को विजातीय द्रव्य कहते हैं। विजातीय द्रव्य के कई नाम हैं, जैसे रोग, है ना, बीमारी भी विजातीय द्रव्य है। डिजीज, मल, विकार, किसी भी तरह का विकार है वो भी विजातीय द्रव्य है। विष, टॉक्सिन्स, क्लेथ, संचित द्रव्य, विषदृश्य द्रव्य, फॉरेन मैटर मैंने आपको बता ही दिया। बादीपन, किसी को दबाने से गड्ढा हो रहा है। दूषित पदार्थ, मॉर्बिड मैटर, जहर, टॉक्सिन्स, विकृति आदि, कहीं पे किसी जगह पे डिफॉर्मिटी आ रही है। आयुर्वेद में विजातीय द्रव्य को दोष कहते हैं और इस दोष को ही रोग का कारण माना गया है। वाघ भट्ट के अनुसार दोष एवं सर्वेषां रोगाणामेक कारणम, अर्थात सब रोगों का एकमेव कारण दोष है, विजातीय द्रव्य ही है। चरक क्या कहते हैं, सर्वेषामेव रोगाणाम निदाम कुपिता मलः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवनम, अर्थात सभी रोगों का कारण कुपित सड़ा हुआ मल है जो फर्मेंटेड हो जाता है। विजातीय द्रव्य ही है और उसके प्रकोप का कारण विविध अहित आहार विहार का सेवन है। मांस, पीप आदि जो शरीर के विषाक्त व दूषित करते हैं, शरीर का विनाश करते हैं, शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, उसे ही दोष, विकार, मल या विजातीय द्रव्य के नाम से जाना जाता है। विजातीय द्रव्य क्या है, इसके बारे में लुइस कुने ने कहा है कि विजातीय द्रव्य बिल्कुल बेकार की चीज है और शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं है। तंदुरुस्त मनुष्य पर विजातीय द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ऐसा होता तो उसमें भी, उस पहलू में भी विजातीय द्रव्य जमा होता है जिस पहलू के बल पर वह सोता है। खुशी की बात यह है कि शरीर अपने आप ही विजातीय द्रव्य को फोड़ा, फुंसी, पसीना आदि के द्वारा बाहर निकालता रहता है। जब विजातीय द्रव्य इस प्रकार काफी निकल जाता है तब शरीर को बड़ी शांति मिलती है। ये विजातीय द्रव्य शरीर में जमा होते रहते हैं तो शरीर के रोग उत्पन्न होने लगता है। विजातीय द्रव्य होता है, उसमें सड़न पैदा होती है और अधिक सड़ने से उसका तापमान बढ़ेगा। विजातीय द्रव्य के कण एक दूसरे से और शरीर से रगड़ खाते हैं, इसलिए तापमान बढ़ता है, ठीक है। तभी हम इसे ज्वर कहते हैं, अर्थात जब साफ पखाना नहीं होता है तब पेशाब खुलकर नहीं होता है, जब पसीना नहीं आता है तब ज्वर होता है, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमारा बॉडी हमारी रक्षा के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए
विजातीय द्रव्य जब एक्सेसिव हो जाता है तो पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। दूसरी थ्योरी ये है कि वायरस जब हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है तो हाई ग्रेड फीवर होता है, जिससे वो वायरस मर जाए उतने हाई ग्रेड में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं ना। इनका कहना है, यहाँ पर लुइस कुने का कहना है कि जब हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य हैं तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे पर रगड़ते हैं, जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है और टेम्परेचर राइज होता है और शरीर का तापमान बढ़ता है। दूसरी थ्योरी ये है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस का जो भी इंफेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो हमारा शरीर इतने तापक्रम को इतनी तेजी से बढ़ाता है जिससे वो सारे उस इतने हाई ग्रेड फीवर में मर जाए। तो जिसका इंफेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना उसको हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है ना रमा मैम? अच्छा तो पढ़ा रही है, ठीक तो है। आप आपसे हम लोग ज्यादा थोड़ी जानते हैं। नहीं, फिर भी मैंने कहा कि मतलब ठीक है, नोट्स देखिए, नोट्स जो है एक ही जगह का कलेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, हमने कब क्या पढ़ा है 20-22 सालों में मुझे खुद नहीं पता, तो मेरा जो जस्टिफिकेशन है वो बहुत सारी किताबों का इंप्रेशन हो सकता है, तो इसलिए मैं, मेरे को जो लगता है या मैंने कहीं पढ़ा है तो उसको भी मैं कनेक्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, देन फिर पंडित पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार रोगों का मुख्य कारण शारीरिक मल, जिसे विजातीय द्रव्य कहा जाता है, माना गया है। जब हम प्रकृति के नियमों का विरुद्धाचरण करके आहार विहार दूषित बना लेते हैं और जिव्या तथा भोगेंद्रियों की तृप्ति के लिए आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं, तो हमारे शारीरिक अंगों पर अधिक भार पड़ता है, जिसमें आमाशय प्रमुख है। जब आमाशय का कार्यभार बढ़ जाता है तो वो खाए हुए भोजन का रस पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाता, अर्थात अर्धमुक्त आहार हमारे मलाशय में पहुंच जाता है और वहां शीघ्र ही सड़ने लगता है और उसमें से गंदगी मिश्रित रस निकलकर रक्त में मिल जाता है। यह दूषित रक्त ही रोगों का मूल कारण है, क्योंकि वह रक्त वाहिनियों नसों द्वारा समस्त शरीर में संचरण करता रहता है और अपनी उस गंदगी को जगह जगह अस्वस्थकर अवस्था में उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जीव कोश सेल, हमारी बॉडी सेल से यूनिट क्या है, हमारी सेल है, हमेशा फूटते रहते हैं। अगर वे ठीक समय पर शरीर के बाहर ना निकाल दिए जाएं तो वह भी मल की तरह ही विकार उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंग यानी यकृत, गुर्दा, आमाशय, फेफड़ा आदि जो कार्य करते रहते हैं, उनकी कार्य प्रणाली से भी कार्बोनिक एसिड, यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आदि कई प्रकार के दोषयुक्त अंग, खराब टॉन्सिल, कमजोर दांत, प्रदाह युक्त श्वास नली से भी विष उत्पन्न होते हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ ना हो तो शरीर के भीतर रहने वाले विभिन्न प्रकार के कीटाणु भी विष का परिणाम को बढ़ाते हैं। ये समस्त विष या मल शरीर के लिए विजातीय है और हमारे स्वास्थ्य का आधार इसी पर निर्भर है कि यह शीघ्र से शीघ्र मलद्वार, मूत्रनली, फेफड़े, चर्म आदि के द्वारा निकाला जाए। यदि ये मल मार्ग साफ व खुले रहते हैं तो आसानी से मल को निकालते रहते हैं और किसी रोग की संभावना नहीं रहती है। पर यदि किसी कारणवश इसमें कुछ खराबी आ जाए तो ये अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते। शरीर के भीतर विजातीय द्रव्य की वृद्धि होने लगती है और जब वह एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो रोग प्रकट होता है। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट इतना बड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये समझा कि विजातीय द्रव्य जो है मॉर्बिड मैटर है, फॉरेन मैटर है, दोष है, जो कि हमारे शरीर में बनते ही हैं। हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो रुग्ण है, सेल, वो भी डेथ होती है उनकी, तो डेथ होती है तो अंदर ही पड़ी हुई है, वो भी टॉक्सिक पैदा है, टॉक्सिक है, दोष है, वो भी शरीर से बाहर निकलने चाहिए। और वो हमारे 4 मार्ग है नेचुरल। जो स्वस्थ इंसान है उसमें ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन कंटिन्यूअस होती रहती है। क्या क्या है? हमारी त्वचा है, पहला हमारी त्वचा है जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा लेवल पे हमारी त्वचा काम कर रही है। ठीक है, तो पसीने के माध्यम से त्वचा काम कर रही है, श्वास बाहर निकालने के माध्यम से छाती, लंग्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेथ के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से किडनी काम कर रही है और रेक्टम काम कर रहा है या स्टमक काम कर रहा है एनएस के माध्यम से।
मोशन टॉयलेट के माध्यम से। तो ये 4 अंग कंटिन्यूअस हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब अगर दोष ज्यादा है तो प्राकृतिक तरीके से एक माउथ जो कि हमारे अंदर डालने के लिए है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह बिहेव करता है दोष को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला स्टेप वोमिटिंग फील होती है, और नेचुरल तरीके से अगर हम कुंजल कर लें तो भी दोष बाहर निकलते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं दोष को, अच्छा इसमें ये भी बताया इन्होंने कि दोष सबसे पहले पेट में जमा होता है, सबसे पहले। ठीक है, तो दोषों का संचय सबसे पहले पेट में होगा और पेट से वो फिर बाकी अंगों में जाएगा। अब पेट से सबसे पहले कहाँ जाता है दोष? विजातीय द्रव्य यानी दोष पेट में इकट्ठा हुआ तो सबसे पहले पेट से कहाँ गया बताइए? बताइए सोच के, सबसे पहले दोष जो है वो पेट में जमा हुआ और फिर कहाँ गया? वो जो है जितना भी स्टोमक में है वो जो है पाचन क्रिया के हिसाब से वो डेड्यूनम के माध्यम से छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। वहां से पोषण जो होगा, पोषण अच्छे तत्व भी चले जाएंगे, और यदि बुरे तत्व भी हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो वो जो है वो भी रक्त में मिल जाएंगे, और रक्त में मिलने के माध्यम से रक्त तत्व के हमारे पूरे शरीर को कर रहा है, हर सेल को टिश्यू को पहुंचा रहा है, तो वो पूरे शरीर में फैल जाएंगे। तो स्टोमक में तो है, लेकिन वो जो है बड़ी आंत के माध्यम से बाहर नहीं हुए तो वो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाएंगे और हमारे शरीर में घूमते रहेंगे, बीमारियों का कारण बनेंगे। हाँ ठीक है, पर सबसे पहले कहाँ गए? पेट में जो दोष संचय है वो सबसे पहले ऊपर की तरफ उठता है, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर नीचे जाता तो वो नेचुरल होता है ना, पॉटी के माध्यम से निकल जाता, यूरिन के माध्यम से निकल जाता। अगर पेट में दोष संचय, नेचुरल नहीं है वो, है ना, नेचुरल होता कि डाइजेशन हुआ और निकल गया। अगर वो दोषों का संचय है तो ऊपर की तरफ एग्रीवेट होता ऊपर है। का, ठीक, हाँ, तो और सबसे उल्टी के पहले, माध्यम से बाहर निकलेगा। हाँ, वोमिटिंग के माध्यम से बाहर निकलेगा, तो वोमिटिंग भी करता नहीं कोई, है ना, उसको भी वो नेचुरल मानता नहीं। तो हमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रिगर होता है यहाँ पर पेन, चुभने जैसा जो पेन होगा। ठीक, एसिड फॉर्मेशन होगा, गैस बनेगी, तो वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठेगी। ठीक है, तो दोष जो सबसे पहले कन्वर्ट हुआ वो हुआ जब फर्मेंट हुआ, पेट में खाना सड़ा तो उससे गैस बनी, गैस ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे नहीं, तो ऊपर उठेगी। इसी को शायद एसिड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, एसिड रिफ्लेक्स ही हुआ है ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो सबसे पहले जो दोष का कैटेगरी हुई, नाभि से ऊपर की तरफ हुई, तो ऊपर की तरफ चढ़ने की वजह से सबसे पहले नॉच जहाँ पे डायफ्राम खत्म हुआ, सेंटर में पेन होता है, फिर चेस्ट बर्निंग हुई, फिर थ्रोट में इरिटेशन हुआ, है ना, फिर हेडेक हुआ। ठीक, तो कभी भी आप देखो कि अगर हेडेक हो रहा है तो बाहर की हवा से हो सकता है, पर सेकेंडली कॉज उसका स्टमक है। ठीक है, तो अगर कहें कि फर्स्ट कॉज स्टमक है तो गलत नहीं है, पर हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, हम सोचते हैं हम बाहर थे, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी नहीं पिया, सनलाइट लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दोष आपके पेट से ही होके जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी ये जो फेसिटोलॉजी है, फेसिटोलॉजी का मतलब फेस, आकृति, सिर्फ फेस नहीं है, वो एक नाम उन्होंने दिया है लोइस कुने ने, फेसिटोलॉजी, आकृति से रोगों की पहचान। ये बुक आप खरीद भी सकते हो अलग से। ठीक, तो आकृति मतलब फेसिटोलॉजी कहा जरूर है, सिर्फ फेस से मतलब नहीं है। आकृति मतलब पूरे शरीर की आकृति देख करके हम ये पता लगा लें कि दोष संचय कहाँ पर है ना। तो दोष जहां एक्युमुलेट है उससे रिलेट करके हम उसकी बीमारी को ढूंढ लें और कैसे निकालना है ये समझ लें। ठीक है, तो ये लुइस कुने की पूरी बुक है, पूरी स्टडी है। ठीक, अब बात करते हैं विजातीय द्रव्य का सिद्धांत। तो अभी समझ में आ गया, पहला जो हम लोगों ने बात की कि विजातीय द्रव्य की सिद्धांत एवं परिभाषा में वाग्भट्ट जी के अनुसार क्या है, चरक ने क्या कहा है, और सिंपल डेफिनेशन विजातीय द्रव्य क्या है। ठीक है, सिद्धांत क्या है, यदि भोजन आवश्यकता से अधिक अथवा गलत तरीके से भोजन किया जाता है तो पाचक तंत्र पर विशेष रूप से दबाव पड़ता है। कुछ समय के बाद पाचन तंत्र के अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाते हैं, मल बाहर निकलने में विलंब होने लगता है। शरीर के रोग का सूत्रपात शरीर में विजातीय द्रव्य से ही होता है। मल संचय जब शरीर की मर्यादा बिंदु को पार कर जाता है तो रोग आ जाता है।
शरीर शुद्धि के 4 मार्ग या संस्थान हैं जो हमने अभी बताए, जो अपने ढंग से विजातीय पदार्थ बाहर निकालते हैं। देखिए एक नोट्स जरूर बनाइए, नहीं तो आप नेचुरोपैथी के कोर्स से हो जाओगे परेशान। तो एक बस हेडलाइन जो मैंने बताया, विजातीय द्रव्य, ठीक, कहाँ कहाँ होते हैं और क्या नाम है, सबसे पहले कहाँ जमा हुआ, ठीक, और इतना सा। फिर बाकी कथा आप ही अपना बाचिए, अपना धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे समझाना आता है। पहले 2001 में मैं भी ऐसे सुनती रहती थी, वो समझ नहीं आता था मोदी जी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताते हैं, है ना। फिर आज जब मैं बोलती हूँ तो आज हो गए 25 साल, मैं वैसे ही बैठा हुआ अपने आप को महसूस करती हूँ कि अच्छा वो तो इतना सरल बता रहे थे, हमें को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया नहीं बोलती है ना। तो उसके अगेंस्ट बात करना, हर कोई हर डॉक्टर के पास जाके इलाज लिखवा रहा है, तो उसके अगेंस्ट पूरी फिलॉसफी ही अलग है। तो वो सुनने में अच्छी लगती है, समझ भी शायद आ रही हो, लेकिन उसको खुद एक्सप्लेन कर पाए ये थोड़ा कठिन है, उसमें समय लगता है। तो पॉइंट 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 करके लिख लीजिए, और उतना भी आप एलोबरेट कर पाओगे, उतना भी समझ पाओगे, काफी है। शरीर शुद्धि के 4 मार्ग संस्थान हैं जो अपने ढंग से विजातीय पदार्थ बाहर निकालते हैं, ये आपको बता दिया, ये बहुत इजी है। और कॉन्सेप्ट भी नेचुरोपैथी का यही है। श्वसन मार्ग दूषित वायु के रूप में, श्वसन मार्ग दूषित वायु के रूप में, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डैश क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है। कौन सा ऑर्गन यूज हुआ, नॉस्ट्रिल्स यूज हुए और टॉक्सिन्स निकले, ठीक। तो पहला पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसने क्या किया, दूषित वायु के रूप में दोषों को बाहर निकाला, है ना, ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग। और क्या, कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा है, नॉस्ट्रिल लिख सकते हैं, नोज यूज हुआ और लंग्स यूज हुए, है ना। फिर उसके बाद श्वसन मार्ग हो गया, फिर मूत्र मार्ग, यूरिनरी सिस्टम यूज हो गया। किस किस उससे क्या बाहर निकल रही, जैसे ब्रीदिंग थी तो ऐसे इसमें यूरिन हो गया, यूरिनेशन। और इसमें कौन सा ऑर्गन यूज हुआ, आपका किडनी यूज हुआ, और जिससे बाहर निकला उससे आपका यूरेथ्रा और पेनिस हो गया, है ना। यूरेथ्रा ही हो गया, दोनों में यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, मेल और फीमेल में। फिर थर्ड आया त्वचा मार्ग, स्किन। इसमें क्या हुआ, इसमें ऑर्गन भी स्किन है, और किसके द्वारा बाहर निकल रहा है, पसीने के बाद द्वारा, है ना। एक में ब्रीदिंग था, एक में यूरिन था, और एक में आपके स्वेटिंग है। और फिर अब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएगा, मल, गुदा मार्ग के द्वारा। तो एनएस ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन ऑर्गन हो गई, एनएस ऑर्गन हो गया, किस रूप में बाहर आ रहा है, मल के रूप में, फीकल मैटर। अर्थात त्वचा मतलब स्किन, वृक्क मतलब किडनी, फेफड़े यानी लंग्स, और इंटेस्टाइन आते, ये 4 से विजातीय पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। अंदरूनी लेवल पे कौन से बड़े ऑर्गन काम कर रहे हैं, स्किन, किडनी, लंग्स एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और आउटर ओपनिंग क्या क्या है, स्किन, नोज, यूरेथ्रा एंड एनएस। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोषाणुओं से निर्मित है। हमारी यूनिट ऑफ सेल क्या है, सेल मतलब यूनिट ऑफ बॉडी। वो शरीर में एक एक कोशिका से मिल करके पूरा शरीर निर्मित है। प्रत्येक कोष को जीवित रहने के लिए बाहर से भोजन की आवश्यकता होती है, उसे पचाना, उसका अभिशोषण करना, मतलब डाइजेशन, एसिमिलेशन, और जितना कचरा उसमें निकला, विषैला पदार्थ जो पैदा होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना, मतलब एक्सक्रीशन। इसके अलावा कोष को हवा की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जरूरत होती है। इस प्रकार यह भी सत्य है कि कोष स्वयं जीवन लीला समाप्त करते रहते हैं। ऑटोफेजी का प्रिंसिपल यहाँ काम आता है, अतः विषैले तत्वों को भी निकालना आवश्यक है। यदि सफाई करने वाले इन अंगों में फेफड़े, त्वचा, गुर्दे और आंतों पर
अधिक भोजन या अपाच्य भोजन द्वारा एवं अनुपयुक्त जीवन पद्धति के द्वारा दबाव डाला जाता है तो विजातीय पदार्थ शरीर में संचय होने लगते हैं और सामान्य कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये एकदम सिंपल बात जो अभी समझाई थी वो पूरी वैसी ही लिखी हुई है, ठीक है। इरेगुलर लाइफस्टाइल या जो लोग ज्यादा भोजन कर रहे हैं उनके केस में ऐसा होने लग जाता है, ठीक है। और ज्यादा भोजन हर कोई कर रहा है, हर किसी को ये नहीं पता कि पचना कितना जरूरी है ना। तो हम कुक्ड फूड भी घर का ज्यादा खा रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हैं। उसका तरीका यही होना चाहिए कि हम सलाद ज्यादा खाएं, दाल ज्यादा खाएं, चटनी ज्यादा प्लेट भर लें और कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, तो भी बात बन जाएगी। फिर दूसरा ये होता है कि हम इतना ही सा तो खा रहे हैं, पर हम 4 बार खा रहे हैं, हम 3 बार खा रहे हैं, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो हमें अपना भोजन कम करना ही पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। शरीर से विजातीय पदार्थ जो विषैला है उसका निकलना क्यों आवश्यक होता है, इसे हम 1 मिनट में अनुभव कर सकते हैं। यदि हम श्वास निकालना 1 मिनट के लिए रोक दें तो दम घुटने लगेगा, कुछ समय पश्चात प्राणों का संकट छा जाएगा। इसी प्रकार यदि त्वचा का कार्य 24 घंटे बंद हो जाए, तो पसीना निकलना बंद हो जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पेशाब निकलना 3 दिन तक बंद हो जाए तो मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है और इससे लगातार हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। आंतों की क्रिया एकाएक बंद हो जाए, जैसे कि आंतों में सूखा मल या कोई कड़ी चीज अटक जाने की दशा हो सकती है, तो चीरा लगाकर वे अवरोध दूर ना किया जाए तो व्यक्ति 2-4 दिन से अधिक ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इससे ये स्पष्ट है कि फेफड़ा मलोत्सर्ग का सर्वप्रधान अंग है। तो सबसे पहले नंबर पे टॉक्सिन्स निकालने के लिए जो ऑर्गन यूज होता है उसमें सबसे पहला लंग्स है, क्योंकि सांस लिए बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। फिर उसके बाद त्वचा है, फिर उसके बाद किडनी है और फिर उसके बाद आते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है जिसके बिना हम लोग 1 सेकेंड नहीं रह सकते? लंग्स। फिर सेकेंड नंबर पे क्या काम कर रहा है? त्वचा। थर्ड नंबर पे गुर्दे, 3 दिन यूरिनेशन ना हो तो डेथ हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे आते, 1 हफ्ते पॉटी ना हो तो आटे काट के निकालनी पड़ेगी, वो अवरोध दूर करना पड़ेगा। यदि व्यक्ति स्वयं कोई बाधा इन कार्यों में ना पहुंचाए तो जीवन भर सुचारू रूप से कार्य करते रह सकते हैं। इन अंगों का समुचित उपयोग या उनकी क्षमता में वृद्धि करने के नियमों का पालन करने से शरीर के मल बाहर निकलते रहते हैं और शरीर स्वच्छ, निर्मल या दोषहीन बना रहता है। लेकिन जब इन कार्यों में जाने अनजाने बाधा पहुंचाई जाती है तो विजातीय द्रव्य संचित होने के लगता है और रोग का कारण बनता है। वास्तव में अधिकांश लोग फेफड़ों का उचित उपयोग नहीं करते, श्वास से बहुत थोड़ी हवा भीतर लेते हैं, है ना। तो हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करते। हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे फेफड़ों तक है। हमें सांस कहाँ तक लेनी है? पूरी फेफड़े भरेंगे तो पेट नाभि बाहर आएगी ना। हम नहीं करते ऐसा। सीधे बैठिए, सांस लीजिए, आंखें बंद करके देखिए, पेट बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? बताइए। सांस ले रहे हैं बैठ के तो पेट बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? बताइए बताइए, 2 बार सांस लेके देख ली। सांस लेने में तो पेट बाहर आता है, लेकिन छोड़ने पर पेट अंदर जाता कविता जी बताइए। है। मैम लेते हुए बाहर आ रहा है और सांस छोड़ते हुए अंदर। लेना ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, हाँ, है ना। तो ले रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, है ना। बाहर आ रहा है। पर अगर हम ध्यान ना दें, है ना, तो अंदर ही जाता है। तो वहां तक मतलब एक्टिविटी तक ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है। 2 लोग और जुड़े हुए हैं, वो कुछ ऐसा इंटरएक्टिव रखेंगे, बताएंगे कि सांस लेते हैं तो पेट बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, करके देख पा रहे हैं?
बड़ी विडंबना है। डिप्लोमा से पास करने वालों की संख्या हजारों 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 करोड़ों है, लेकिन नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस किसी की बस की बात नहीं है। चॉइस आपकी है। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते, स्वेलो ब्रीथिंग करते रहते हैं, नाभि तक ब्रीथिंग करते ही नहीं। हाँ, जब इसीलिए आप कॉन्शियसनेस अपनी कनेक्ट करेंगे और थोड़ा सीधे बैठेंगे तभी बैली बाहर आएगी, है ना। लेटते समय भी यही है और बैठते समय तो खास तौर पे, क्योंकि झुक के बैठे हैं तो कॉन्शियस भी कनेक्ट नहीं है, तो हल्की शॉलो ब्रीदिंग ही करते हैं। इसीलिए अवेयरनेस के साथ सीधे बैठ के कॉन्शियस ब्रीदिंग से कनेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट 10-12 बार, चाहे वो खाने से पहले हो चाहे सोने से पहले हो, तभी हो पाएगी, है ना। हर किसी की नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती, तो आपको कॉन्शियसली उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कहाँ थे, नतीजा ये होता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में वायु प्रदूषण से हवा गंदी है। नतीजा ये होता है कि जब हम सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचती है तो वो विषैली हो जाती है, अतः स्वयं में हानिकारक है। शरीर की सफाई करने वालों में त्वचा का स्थान दूसरा है। हमारी त्वचा से सदैव पसीना निकलता रहता है, चाहे वो गर्म हो या ठंडा, हर वक्त। लेकिन अब हम हर वक्त ओडोमॉस लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे और फुल स्लीव्स पहनेंगे, कभी भी एक्सपोजर नहीं करेंगे तो नहीं निकल पाएगा, है ना। हर वक्त एसी में रहेंगे, वॉक पे नहीं जाएंगे तो नहीं निकल पाएगा। तो शरीर की सफाई करने वाले अंगों में, ये ऊपर वाला मैंने पूरा ही पढ़ा है, उथली सांस ही है, पर्याप्त नहीं है सुचारू रूप से, ठीक है। शरीर की सफाई करने वाले अंगों में त्वचा का स्थान दूसरा है। हमारी त्वचा से सदैव पसीना निकलता रहता है, चाहे गर्म हो या ठंडा। इसी प्रकार त्वचा के रोग के माध्यम से वायु का भी प्रवेश होता है। त्वचा के द्वारा शरीर का विष बाहर निकलता है। यदि इसी पर गंदगी का लेयर बढ़ जाती है, रोमकूप साफ नहीं होते, तो त्वचा के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। आज जो भी वस्त्र धारण किए जाते हैं वह त्वचा के अनुकूल ना होकर उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है। जो सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा स्किन, वो कैसे हेल्दी रहेगा। श्वास तो हमने समझ ली, ज्यादा से ज्यादा वो शाहरुख खान स्टाइल में ब्रीद इन करना चाहिए, है ना, वो भी नहीं करते। बढ़िया हवा में जाके एक पोज ही दे दो, है ना। तो चाहे उसको कनेक्ट कर लो कि अपलोड ही करना है तो गहरी सांस आएगी, है ना, डायफ्राम पूरा खुलेगा, वो भी नहीं करते, है ना। वो धीरे 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 तब गहरी सांस आएगी। या सीधे बैठ करके हमने ली भी और जब यहाँ भर गई तब हमने पेट फुलाना शुरू करा, है ना। फिर पहले पेट पिचकाया और पूरी श्वास बाहर निकाली। त्वचा कैसे अच्छी होगी, ये तो हो गया श्वास, बेसिक श्वास का 2 डेफिनेशन। त्वचा कैसे अच्छी होगी, दूसरा जो ऑर्गन है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वो आज की डेट में नहीं निकाल पा रहा है, लदा हुआ है प्रॉब्लम से, क्योंकि हम लोशन लगा रहे हैं, हम क्लोज्ड कपड़े पहने हुए हैं और हम सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं, ठीक। कैसे होगा, हम टहल भी रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं तो भी हम कपड़े पहने हुए हैं। तो हमको अपनी त्वचा को रुग्ण कपड़े से रगड़ना चाहिए। सबसे देशी इलाज कि जब भी हम नहाएं हफ्ते में 1 से 2 बार एक सूखा झाबा लेकर के, जैसे पहले के लोग करते थे, अपनी त्वचा को खूब रगड़ो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, मतलब हर एक ऑर्गन में आपने 10 बार किया ना, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर चेहरे पे किया, बालों पे किया, गर्दन पे किया, पूरा शरीर तप्त गर्म हो जाए, फिर ताजे ठंडे पानी से नहा लीजिए, ठीक। तो रोमकूप खुल जाएंगे। दूसरा, समय समय पर भाप लेना। तो भाप जरूरी नहीं है कि आप जो है आपके पास कैबिनेट हो ही हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज भाप लगाने का बहुत और भी बहुत सारे माध्यम है ना। तो त्वचा पर भाप, चेहरे पे भाप, है ना, ऐसे करके त्वचा के रोमकूप खुलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, लेपन क्रिया, कुछ ना कुछ लेप कीजिए, है ना। तो मुल्तानी मिट्टी का लेप है, शहद वगैरह मिला लिया, दही मिला लिया, बेसन, पहले उपटन का रिवाज था, उससे रोमकूप खिलेंगे। और क्या हो सकता है, सन बाथिंग, कि आप 8 बजे धूप में बैठिए, कम कपड़ों में स्लीवलेस हो जाए एटलीस्ट, है ना, स्लीवलेस हो जाए, कैप्री हो जाए, इतना कम से कम 40% एक्सपोजर तो हो बॉडी का। आप ऐसे ही बैठेंगे तो कहाँ एक्सपोजर है, 40% कहाँ है, थोड़ा सा गला, थोड़ा सा चेहरा, थोड़े से पैर दिख जाते हैं, विटामिन डी बन नहीं रहा। और उससे भी ऊपर है कि हमारी त्वचा की संवेदनशीलता कम हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ी स्लीवलेस गाउन पहन ली और थोड़ी छोटी कर ली घुटने से ऊपर, और आगे और पीछे आप बैठ गए 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, तो आपकी त्वचा काम करने लग जाएगी धूप में। उस बीच अगर आपको गर्मी लग रही है
तो सर पे ठंडा पानी डाल लीजिए, ताजा पानी स्प्लैश कर लीजिए। ठीक है, और कैसे बढ़ती है संवेदनशीलता, और कैसे बढ़ा सकते हैं घर में रहते हुए? सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक और पॉलिस्टर ये सब कपड़े पहनना बंद कर दे, मलमल के पहने, पतले से पतले कपड़े पहने। हाँ, जैसे मैंने आज पहना है, देखिए मैंने कितना बढ़िया सिलवाया है, ये देखिए पूरा ये वाइट है पूरा, जैसे शेड पहनते हैं दुबई स्पेशल। हाँ, ऑल्दो ये थोड़ा फुल है, लेकिन ये बिल्कुल मुलायम सूती कपड़ा है। ठीक, तो इस तरह का भी आप पहन सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन मुझे लगता है कि सफेद सूती वस्त्र होना चाहिए जो आपके पसीने को सोखे और आपकी गर्मी सर्दी सब आपकी त्वचा महसूस करे, है ना। इतना मोटा होता है कि बाहर की चीजें ना, एटमॉस्फेयर अलग और आपका बॉडी अलग, स्किन अलग, वैसा ना हो। एक और हमारे में चिकित्सा है 0 पैसे की। एक तो हो गया लेपन, है ना। जब भी आप कोई लेप करते है ना, चेहरे को ठीक करना है तो भाप अच्छी है, फिर पैक अच्छा है, इसके बीच कुछ नहीं हो सकता, है ना। एक्सरसाइजेज अच्छी है, पसीना निकालना अच्छा है, ऐसी त्वचा है हमारी पूरे शरीर की। नेचुरोपैथी में आगे हाइड्रोथेरेपी में पढ़ाएंगे, तो उसमें है गीली सूती चादर की लपेट। पहले शरीर को गीले कपड़े से लपेटिए, फिर सूखे ऊनी कपड़े से लपेटिए, तो त्वचा की क्रियाशीलता बढ़ने लग जाएगी। तो गर्मियां आ गई हैं, अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अपनी ही एक गाउन को गीला करके निचोड़िए और पहन लीजिए, सिर्फ गाउन, अंदर कुछ भी नहीं। हाँ, अब उसके ऊपर आपने एक कंबल ओढ़ करके, जो नीचे भी कंबल बिछाया है और ऊपर भी कस के कंबल चारों तरफ से ऐसे लपेट के गर्दन तक में लेट जाइए। सिर्फ थोड़ा सा ठंडा पानी से स्प्लैश कर लीजिए। 40 मिनट बाद दोनों चीजें हटा दीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपने ये किया एक्टिविटी और आपको कैसी लगी। अगर सेंटर में करेंगे तो फिर एक तीमारदार भी होगा जो ऐसे आपके सर पे पानी डालता रहेगा, हेड पे प्रेशर करता रहेगा और बढ़िया आपसे 800 रुपए कम से कम चार्ज करेगा। ठीक, और फिर क्योंकि हमें तो दूसरे पेशेंट को भी देना है, तो हम उसको हाइजीनिकली अंदर की चादर, कंबल, है ना, 3 कंबल इस्तेमाल करेंगे। पर ये 0 पैसे की चिकित्सा आप घर में कर सकते हैं, गर्मियों में करके देखें। फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी हाइड्रोथेरेपी जल्दी ही। रक्त तथा गुर्दे अब 3rd लेवल पे आता है। फर्स्ट लेवल पे क्या था, फर्स्ट नंबर पे क्या चीज है, लंग्स, सेकेंड नंबर पे स्किन, थर्ड नंबर पे किडनी। ठीक है, तो 3rd नंबर पे किडनी, वृक्क या गुर्दे का कार्य शरीर में जल संतुलन की क्रिया को नियंत्रित करना है, साथ ही साथ दूषित पदार्थों का अधिक भाग का दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। प्रति मिनट लगभग 1 लीटर रक्त वृक्क से गुजरता है। प्रति मिनट 1 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर होता है और इसका लगभग 10% फिल्टर होता है। इस फिल्टर किए जाने वाले रक्त में प्लाज्मा, लवण, ग्लूकोज व अन्य सूक्ष्म तत्वों विद्यमान होते हैं। जिन तत्वों की शरीर की को आवश्यकता होती है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। यदि ऐसे तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है जिसमें यूरिया सामान्यतः 20 से 40 मिलीलीटर है, का पर्याप्त मात्रा में विसर्जन होने से ये स्तर बढ़ जाता है, उसमें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, इजी है समझना, आपको पता है कि ब्लड का फिल्टर करते हैं और किडनी उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। किडनी का वर्क 2 पॉइंट है ना, वाटर बैलेंस, जल का संतुलन, और ब्लड का फिल्ट्रेशन। 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड किडनी से गुजरता है। इसमें जो भी अच्छी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो खराब है वो बाहर यूरिन के माध्यम से निकल जाती है। तो 3rd नंबर पे आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी। 4th नंबर पे आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पाचन तंत्र के अंतिम भाग में बड़ी आंत और मलाशय रहते हैं, ये आपको पता है। मतलब बड़ी आंत, कोलोन और रेक्टम, पेट, पेट से निकला है ना, इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आपका कोलोन और रेक्टम। ठीक, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन मतलब खराब मल पड़ा रहता है। इसका कार्य भोजन में मल के अंश को बाहर निकालना होता है। इस हिस्से में रहने वाला पदार्थ बहुत ही विषैला
वह हानिकारक होता है। अतः 24 घंटे से अधिक शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से अगर इसे रहने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह रुककर सड़ने लगता है, विषैली गैस निकलने लगती है, ये रक्त आदि में मिलकर रोग का कारण बनती है। ठीक है, तो अगर सड़ेगा खाना अंदर पड़ा हुआ और आपने क्यों पड़ा रहा, बताइए क्यों पड़ा रहा? अगर ये नेचुरल प्रक्रिया है तो सड़ा क्यों और उसमें पड़ा क्यों रहा? एकदम लेमैन की तरह बताइए कि अगर कोलोन और रेक्टम में खाना पड़ा रहा, अगले दिन साफ नहीं हुआ मोशन, तो उसका बेसिक कॉज क्या था? सबसे सरल, एकदम एकदम देहाती और लेमैन भाषा में कोई मजदूर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो उसको हम क्या समझाएंगे? कुछ आ रहा है दिमाग में बताने के लिए? बताइए कविता जी। ये सब छोड़ दीजिए, फाइबर कम खाया, ये किया, पानी कम पिया, ये तो आज की डिक्शनरी है। पहले का आदमी मुझे याद ही नहीं, जब तक मैंने शायद 9th-10th पढ़ा था तब तक मेरे को कभी ये था कि भाई पानी कितना पिया है, फाइबर कितना गया है, होता था आज से 10-20 साल पहले। कभी हम अपने बच्चों को ध्यान देते थे या मेरे पेरेंट्स हम पे ध्यान देते थे और सब चीजें सुचारू रूप से चल रही थी? इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे 10th या इंटर तक मेरे को कभी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा ना मम्मी पापा ने कि कौन कितना पानी पी रहा है और घर में कितना फाइबर खाया जा रहा है। ये सब आज की डिक्शनरी है ना? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है? जी बताएं रमा जी। नहीं, जो भी हमने भोजन किया उसका वो पाचन होना ही चाहिए, और पाचन होकर के कुछ रस, रक्त, मांस, मांस, मज्जा, धातु उसमें परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि वो पचा नहीं, हमारा डाइजेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है, हम हमारी जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से नहीं बन रहा है, हमारी मंदाग्नि है, तो खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा तभी दूषित गैसें पैदा करेगा। तो इसीलिए जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, गैस बनती है, वात, पित्त, कफ, ये तीनों इसी कारण से होते हैं। तो इसलिए ये जब थोड़ी ऊंची बात हो गई, ये थोड़ी ऊंची बात हो गई। मैं तो बहुत पीछे जाने की बात कर रही हूँ, है ना, कि हम सब पिछले 20 साल पहले कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, सब अपना पर्याप्त मात्रा में खा पी रहे थे, ये इतनी अवेयरनेस आ गई। तो भोजन पचने के लिए बेसिकली मूवमेंट जरूरी है ना। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई कि हमने बैठना शुरू करा, है ना, काम मेहनत वाला कम हो गया और हमने बैठना शुरू करा। बच्चों ने स्पोर्ट्स खत्म कर दिए और महिलाओं ने घर के काम बंद कर दिए। सही बात है। पुरुषों ने भी ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। ये हर लेवल के व्यक्ति पे असर पड़ा। ठीक है, और क्या चक्की में पीस करके हम उसका आसन कर रहे हैं, हिंदी टॉयलेट में ना बैठ करके मलासन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअली तो अब वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, वो थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट करने वाली बात है ना, कि आप इंडियन टॉयलेट में बैठने की बजाय मलासन की प्रैक्टिस कर रहे हो पर वेस्टर्न में बैठ रहे हो, तो कुछ मात्रा में स्टूल अभी भी बचा रह गया। यूरिन जमीन पे ना बैठ करके यूरिन खड़े होकर के कर रहे हैं या कम्बोर्ड में कर रहे हैं, तो पूरी यूरिन नहीं पास हो रही, जिसकी वजह से घुटने काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम आ रही है। अब बेसिकली पीछे जाते हैं, जो मेरा क्वेश्चन था तो वो ये था कि आपका खाना पचा नहीं, बाहर निकला नहीं, आपने दूसरा भोजन कर लिया, ठीक, और क्यों नहीं पचा? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की, उतना मेहनत ही नहीं हुई, और क्योंकि हमारा समय हो गया था हमने दूसरा भोजन कर लिया। पचा क्यों नहीं? क्योंकि हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, हम तो बैठे बैठे ज्ञान दे रहे थे आपको, पर समय हो गया तो हमने खा लिया। और शुद्ध सात्विक भोजन ना करके हम खूब मिर्च मसाले वाला खा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं। वो तो फिर कुक्ड फूड पे कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। हम कह रहे हैं कि हम घर में खा रहे हैं, पर घर का खाना भी हम ज्यादा कुकिंग वाला खा रहे हैं हर समय, तो पहली बात तो कुकिंग में ही ताला लगना चाहिए, सिंपल बात है। कुक्ड मतलब कुक्ड, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर का हो, आपको रॉ खाना है, एक ही बार कढ़ैया चढ़ेगी या 2 बार, बस 3 बार हो रहा है। जितनी बार भी खा रहे हो आप कुक्ड फूड, साथ में एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं पच सकता कोई। इसीलिए तो डीआईपी डाइट फेमस हो रही है, डीआईपी डाइट, वो कहते हैं 60% कच्चा खाओ। कुछ नया नहीं है, बट वही है कि अगर आप 12 बजे तक भी अपने आप को बचा ले गए, है ना,
बिना पकाए हुए भोजन पे। तो आपने फल खाया, फिर केले उठाए, फिर नारियल खाया, फिर मूंगफली खाई, फिर भीगा हुआ अनाज खाया, भाई 12-1 तो बचा पाए ना खिसका के, तब खाया। उसमें भी अगर सलाद पहले खा लिया या साथ में काट लिया, शाम को खा लिया, फिर भी इंसान बचा हुआ है, फिर भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी होंगी, इतने टॉक्सिन्स हैं कि उसके बाद भी बीमारियां हैं। तो अभी एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। पाचन के अंग क्या क्या है? मुख, अमाशय, छोटी आंत मिलकर भोजन के पाचन और अभिशोषण का कार्य करती है। भोजन मुख में डाले जाने पर उसे अच्छी तरह चबाने में और उसे मुंह की लार अच्छी तरह मिलने देने में कुछ मिनट लगते हैं। तब वह अमाशय में पहुंचता है, जहां इसका पाचन में 3-4 घंटे लगते हैं। फिर वह धीरे धीरे छोटी आंत में पहुंचता है और यहाँ भी इसके पचने की क्रिया चलती रहती है। छोटी आंत में भोजन तरल अवस्था में रहता है और यहाँ पचे हुए भाग का अभिशोषण छोटी आंत करती है। अभिशोषण एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? छोटी आंत में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभिशोषण होने पर भोजन का बचा हुआ भाग, जो अभी भी तरल अवस्था में रहता है, बड़ी आंत में लगभग 12 से 14 घंटे पहुंचता है। तो एक हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए अपनी ही बुकलेट पे, नोज, माउथ, है ना, थ्रोट से होता हुआ, लंग्स से गैप करते हुए एक स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से कोलोन और फिर रेक्टम। एक छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, घुमा करके बना लीजिए आते रफली। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपका हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में लिखिए 12-14 घंटे रहता है। बड़ी आंत में सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होगा। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में हो चुका है और बड़ी आंत में सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए रेक्टम में जब पहुंचता है तो वो पूरा स्टूल पानी के बिना होता है ना, हल्का लुब्रिकेटेड, पानी पानी नहीं होता। उस समय उसकी सूचना स्नायु तंत्र को जाती है, एक मैसेंजर के थ्रू ब्रेन को रिस्पॉन्ड करता है कि अब भाई ये स्टूल बन के तैयार है, इसलिए इसको बाहर निकाला जाए। तो टॉयलेट की फीलिंग आती है। किसी कारण जब पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करने में समर्थ नहीं होता तो मल संचय होता है और रोग की उत्पत्ति होती है। शरीर में विजातीय पदार्थ के संचय से रोग का प्रारंभ होता है। पहल ये संचय पेड़ों में एकत्रित होता है, जो मैंने आपको बताया। निष्कासन मार्ग के नजदीक जमा होना शुरू होकर विकास दूर तक बढ़ने लगता है। अब देखिए, पेट से आप एक ऐसे एरो बनाते जाओ, पहले स्टमक लिखो, सबसे ज्यादा टॉक्सिन जमा हुए, दोष का संचय पेट में हुआ, पेट से फिर कहाँ गया? सिर में गया, सीधे सिर में। माइग्रेन जैसे हेडेक होता है तो पेट पे ध्यान जाना चाहिए, पेट नहीं सी, ठीक है। वो हमारी एक फ्रेंड ने भी जाता है, वो जब देखो फेसबुक पे बोलती है पेट भारी, आंत भारी तो मात भारी, मात मतलब दिमाग, पेट भारी तो मात भारी। तो स्टमक अगर अपसेट हुआ तो सबसे पहले सिर दर्द होगा, है ना। तो विजातीय द्रव्य पेट के बाद सिर में आया और सिर से हाथ पैरों की तरफ गया। तो जिसका हाथ शेक करता है वो वात रोग है, ये कोई माने या ना माने। एक्यूट गैस्ट्राइटिक सिंड्रोम, अगर किसी का हाथ शेक होता है तो उसको पेट का इलाज करना चाहिए, सबसे पहले वात रोग ठीक करना चाहिए। अभी कल ही कोई मिला था तो वो बोलती है नहीं, डॉक्टर ने कहा टनल कार्पल सिंड्रोम है, तो हमने कहा ठीक करते रहो, इसमें ठीक हो जाए तो बताइएगा। हाँ भैया, हाँ भैया बताए। आ जाए, आ जाए, आइए। तो कहाँ गए? इसको पढ़ देते हैं।
ठीक है। सिर तथा हाथ पैरों की हो जाता है। सिर से कोई विशेष परिस्थिति पैदा ना होने पर यह क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। द्रव्य का झुकाव प्रायः शरीर के ऊपरी भाग की ओर जाने का रहता है। इस प्रयास में वह अपना मार्ग गर्दन के तंत्र भाग से बनाता है। पहले यह भाग बढ़ा हुआ सा लगता है और फिर सूजा हुआ सा लगता है। आगे चलकर यह पिंड रूप में सूजन अंग को बिल्कुल ढक लेता है और उन भागों का संकोचन करने लगता है। त्वचा का रंग भी बदलने लगता है। पेड़ों के भाग में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार पूरी आकृति प्रभावित हो जाती है। विजातीय पदार्थ शरीर में धीरे धीरे संचित होता है, अतः शरीर में बदलाव भी धीरे धीरे होता है, जिसके कारण रोग के प्रारंभ में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता। यद्यपि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, लेकिन कष्ट के न होने से उसे रोग की अनुभूति नहीं होती है। जब वह अनुभव करने लगता है कि उसे भूख कम लगती है, थकान अधिक अनुभव होती है तथा मानसिक अशांति बनती है, तब वह महसूस करता है कि उसके शरीर में कोई असामान्यता आ गई है। यदि टट्टी पेशाब ठीक रहती है, फेफड़े ठीक काम करते हैं, तब यह चिंता नहीं करता है। लेकिन जब ये अंग प्रभावित होते हैं तो वह अपनी शारीरिक स्थिति के प्रति चिंतित हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे शरीर में गैसों का बनना 4 कारण से होता है। गैस बन रही है तो ठीक है, हमको लगता है भोजन से ही बन रही है, और भोजन से